दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों समसामयिक घटना चक्र दृष्टि 2022 करेंट अफेयर्स के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, बिहार पीसीएस, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित लेखपाल परीक्षा और बैंक, एसएससी तथा रेलवे द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए करेंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वार्षिक संकलन। इसमें हम राष्ट्रीय घटनाओं के महत्वपूर्ण घटनाक्रम को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2022 के लिए वार्षिक करेंट अफेयर्स के राष्ट्रीय परिदृश्य का भाग 2। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि अभी हाल में 2 शहरों में, भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है। तो देखिए, पुलिस को भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची के विषय के रूप में रखा गया है, याद रखिएगा। और सामान्य पुलिसिंग व्यवस्था में जिले की पुलिस पर नियंत्रण के लिए जिलाधिकारी और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के पास कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां निहित होती हैं, जबकि पुलिस कमिश्नर प्रणाली में ये शक्तियां कमिश्नर के पास होती हैं। तो याद रखिएगा, 2 शहरों में, मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है। इससे संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। दिसंबर 2021 में अधिसूचना जारी होने के बाद भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली का शुभारंभ हुआ है दिसंबर 2021 में। और मकरंद देउस्कर भोपाल के और हरिनारायण चारी मिश्र ये इंदौर के प्रथम पुलिस आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। और पुलिस कमिश्नर प्रणाली की विशेषता ये है कि पुलिस कमिश्नर के पास इसमें देह व्यापार, पशु क्रूरता, विस्फोटक पदार्थ, जिला बदर, लाठीचार्ज, फायरिंग, धरना प्रदर्शन, होटल बार लाइसेंस आदि प्रकरणों में सीधी कार्रवाई करने का अधिकार होता है। और इसके अलावा सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 107, 116, 144 और 145 का क्रियान्वयन पुलिस कमिश्नर इसके द्वारा कर सकेंगे। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू होने के बाद जो है कमिश्नरों को निम्न शक्तियां प्राप्त होंगी। पुलिस अधिनियम 1861, बंदी अधिनियम 1990, विष अधिनियम 1919 यानी पॉइजन एक्ट, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967, मोटर वाहन अधिनियम 1988, मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1926। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है। सबसे देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी और कानपुर, ये 4 जिले ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी और कानपुर, यहाँ पर पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू है। अब आइए अगले करंट अफेयर्स पर। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड परियोजना, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, अक्षय ऊर्जा से उत्पादित हाइड्रोजन को ग्रीन या हरित हाइड्रोजन कहा जाता है। और यह गुण यानी हाइड्रोजन का यह गुण इसे परिवहन और बिजली उत्पादन अनुप्रयोग के लिए आकर्षक ईंधन का विकल्प बनाता है। बजट 2021-22 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन की घोषणा की थी और इसी के तहत दोस्तों भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड परियोजना का शुभारंभ किया गया है। दिसंबर 2021 में एनटीपीसी लिमिटेड ने ब्लूम एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ गठबंधन की घोषणा की है। और ये गठबंधन एनटीपीसी सिमहाद्री, जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पर भारत की पहली हरित हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड परियोजना शुरू किया गया है। तो याद रखिएगा, एनटीपीसी सिमहाद्री में भारत की पहली हरित हाइड्रोजन यानी ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना शुरू किया गया है। और इसके तहत क्या किया जाएगा कि दोस्तों देश की पहली हरित हाइड्रोजन आधारित भंडारण परियोजना के लिए ब्लूम एनर्जी के इलेक्ट्रोलाइजर और हाइड्रोजन चालित ईंधन सेल प्रौद्योगिकियों का चयन किया गया है। और परियोजना के तहत निकटवर्ती तैरते सौर संयंत्र, इसके द्वारा उत्पादित नवीकरणीय विद्युत से इलेक्ट्रोलाइजर के प्रयोग द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। ये 240 किलोवाट का ठोस ऑक्साइड और उच्च तापमान वाला इलेक्ट्रोलाइजर होगा और उसके बाद 50 किलोवाट की ठोस ऑक्साइड
ईंधन सेल के माध्यम से बिना किसी दहन प्रक्रिया के इस हाइड्रोजन को कार्बन उदासीन बिंदु यानी कार्बन न्यूट्रल इलेक्ट्रिसिटी में परिवर्तित कर दिया जाएगा। इस कार्बन उदासीन विद्युत से सिमहाद्री स्थित एनटीपीसी गेस्ट हाउस को ऊर्जा प्रदान की जाएगी। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं में से एक है और ये परियोजना वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने और लद्दाख को कार्बन शून्य क्षेत्र बनाने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है। अब आइए अगला करंट देखते हैं, नेशनल करंट। पोचमपल्ली सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव। दोस्तों देखिए, बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में पोचमपल्ली को मान्यता दी गई है और आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी UNWTO, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ये सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों का चयन करता है। इसके अंतर्गत उन गांवों को मान्यता दी जाती है जो पर्यटन को अपने विकास और कल्याण को सुदृढ़ संचालक बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और ये पहल गांव उनकी प्राकृतिक छवि, प्राकृतिक और सांस्कृतिक विविधता, पाक कला सहित स्थानीय मूल्यों और गतिविधियों के संरक्षण में पर्यटन के महत्व को रेखांकित करती है। UNWTO यानी यूनाइटेड नेशंस पर्यटन विश्व पर्यटन संगठन की महासभा का 24वां सत्र नवंबर-दिसंबर में आयोजित हुआ। कहाँ पर? मैड्रिड, स्पेन में। और इस दौरान 5 वैश्विक क्षेत्रों में 32 देशों के कुल 44 गांवों को वर्ष 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा दिया गया है। और दोस्तों 44 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में भारत का पोचमपल्ली गांव भी शामिल है। पोचमपल्ली की विशेषता ये है कि ये तेलंगाना के नलगोंडा जिले में है। यहाँ की उत्कृष्ट साड़ियों के लिए इसे भारत का सिल्क शहर यानी सिल्क सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और इन साड़ियों को याद रखिएगा, इकत नामक अनूठी शैली के द्वारा बुना जाता है। और पोचमपल्ली की इकत शैली को वर्ष 2004 में भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ था। और पोचमपल्ली के बारे में एक विशिष्ट तथ्य ये है कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पोचमपल्ली बहुत ही महत्वपूर्ण रहा और यहाँ से भूदान पोचमपल्ली के नाम से भी इसको जाना जाता है। 18 अप्रैल 1951 को इसी गांव से आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन का शुभारंभ किया था। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने UNWTO सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किए जाने के लिए भारतीय प्रविष्टि के रूप में 3 गांवों को शामिल किया था। ये कौन कौन से गांव हैं? देखिए, कोंगथोंग ये मेघालय का गांव था, लधपुरा खास मध्य प्रदेश का और पोचमपल्ली तेलंगाना का। इनमें से पोचमपल्ली को UNWTO द्वारा पुरस्कृत किया गया। लधपुरा खास मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में स्थित है। कोंगथोंग गांव मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में स्थित है। और कोंगथोंग को व्हिस्लिंग गांव यानी सीटी वाला गांव के नाम से जाना जाता है। और इस गांव में जन्म के समय बच्चे को नाम के बजाय एक धुन यानी मेलोडी देने की अनूठी प्रथा है। आइए देखते हैं, निजामुद्दीन बस्ती परियोजना को यूनेस्को सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण पुरस्कार दिया गया है। निजामुद्दीन बस्ती परियोजना को 1 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली में स्थित ऐतिहासिक निजामुद्दीन बस्ती समुदाय के समग्र शहरी पुनरुद्धार की एक परियोजना को यूनेस्को द्वारा पुरस्कृत किया गया है। और सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण के लिए यूनेस्को की दोस्तों आप देख सकते हैं कि सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण के लिए जो यूनेस्को की आपकी एशिया प्रशांत अवार्ड 2021 के तहत ये पुरस्कार दिया गया है। निजामुद्दीन बस्ती परियोजना को 2 श्रेणियों में ये अवार्ड दिया गया है, उत्कृष्टता अवार्ड और सतत विकास के लिए विशेष पहचान अवार्ड। तो याद रखिएगा दोस्तों, निजामुद्दीन बस्ती परियोजना को यूनेस्को का सांस्कृतिक संरक्षण पुरस्कार दिया गया है। अब आइए अगले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में जानते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक परियोजना जो है, इसका उद्देश्य वैश्विक रूप से स्वीकार्य होने के साथ साथ भारत की स्थिति के अनुरूप एक सूचकांक का निर्माण करना है। इस परियोजना का व्यापक उद्देश्य वैश्विक जो राष्ट्रीय बहुआयामी
जो गरीबी सूचकांक है, इसके रैंकिंग में भारत की स्थिति को सुधार करना है और भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी एमपीआई के कार्यान्वयन के लिए नीति आयोग नोडल मंत्रालय है। तो एक प्रश्न यहाँ से आपके लिए बन गया कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के कार्यान्वयन के लिए नीति आयोग नोडल मंत्रालय है। एमपीआई के रूप में नोडल मंत्रालय के रूप में नीति आयोग, वैश्विक एमपीआई का प्रकाशन करने वाली एजेंसी जैसे ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव और यूएनडीपी के साथ समन्वय करने के लिए उत्तरदायी है। और देखिए, इसके अतिरिक्त राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके निष्पादन के आधार पर रैंकिंग तैयार करने के उत्तरदायित्व के नीति आयोग को ही है। और राष्ट्रीय एमपीआई विकसित करने के अंतर मंत्रालयी जो प्रयास हैं उनको संस्थानिक दर्जा प्रदान करने के लिए नीति आयोग ने एमपीआईसीसी यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया है। इसमें कुल 12 मंत्रालय और विभाग शामिल हैं। आइए देखते हैं कुछ इससे भारत की राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। देखिए, हाल में नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय गरीबी सूचकांक जारी किया गया है और प्रथम राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक ये बेसलाइन रिपोर्ट और डैशबोर्ड राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 2015-16 NFHS 4 2015-16 के आंकड़ों पर आधारित है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक का निर्माण 3 आयामों पर किया गया है। ये हैं स्वास्थ्य, शिक्षा और रहन सहन का स्तर। इसमें 12 संकेतक इसके अंतर्गत हैं और इनमें दोस्तों 10 संकेतक वही हैं जो वैश्विक एमपीआई मॉडल में शामिल हैं और साथ ही भारतीय परिस्थिति के अनुरूप इसमें 2 नए संकेतक प्रसव पूर्व देखभाल और बैंक खाता को भी जगह दी गई है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के माध्यम से न केवल राज्यों के स्तर पर बल्कि जिला स्तर पर भी 12 संकेतकों में गरीबी का आकलन प्रस्तुत किया गया है और राष्ट्रीय एमपीआई के अनुसार भारत की 25.01% जनसंख्या बहुआयामी रूप से गरीब है। तो आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय बहुआयामी सूचकांक जो है वैश्विक बहुआयामी सूचकांक के जो है उसके आधार पर ही इसको निर्धारित किया गया है। अगर जो सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले 5 राज्यों की बात करें तो बिहार पहले स्थान पर है। याद रखिएगा, यहाँ पर बहुआयामी गरीब 51.91% हैं। दूसरे स्थान पर बिहार के अलावा झारखंड है। दूसरे स्थान पर 42.16% लोग बहुआयामी गरीब हैं और तीसरे स्थान पर अपना उत्तर प्रदेश है जहाँ पर 37.79% गरीब बहुआयामी गरीब हैं और मध्य प्रदेश चौथे, 5वें स्थान पर मेघालय और 6वें पर असम है। दोस्तों, भारतीय राज्यों में केरल सबसे कम बहुआयामी गरीब जनसंख्या 0.71% वाला राज्य है और केंद्र शासित प्रदेशों की दृष्टि से दादरा और नगर हवेली 27.36% में बहुआयामी गरीब जनसंख्या सर्वाधिक, जबकि पुडुचेरी में 1.72% सबसे कम है। अब विभिन्न संकेतकों में अगर देखा जाए सर्वाधिक पिछड़ा राज्य और न्यूनतम अग्रणी राज्य और वंचित जनसंख्या वाले राज्यों की बात की जाए तो पोषण के स्तर में देखिए, पोषण के स्तर में पिछड़ा राज्य जो है वो बिहार है। यहाँ पर 51.58% जनसंख्या पोषण से वंचित है और अग्रणी राज्य इसमें सिक्किम है जहाँ पर मात्र 13.32% वंचित जनसंख्या है। बाल एवं किशोर मृत्यु दर में उत्तर प्रदेश जो है सबसे पिछड़ा राज्य है जहाँ पर 4.97% वंचित जनसंख्या है। केरल अग्रणी राज्य है जहाँ पर मात्र 0.19% जनसंख्या वंचित है। अगर प्रसव पूर्व देखभाल की बात करें तो बिहार इस स्थिति में सबसे खराब स्थिति में है। 45.62% यहाँ पर जो है वंचित जनसंख्या है। केरल में प्रसव पूर्व देखभाल की स्थिति सबसे अधिक है, मात्र 1.73% वंचित जनसंख्या प्रतिशत है। स्कूल शिक्षा के वर्ष में बिहार सबसे पिछड़ा है, 26.27% लोग जो हैं बिहार में ये पिछड़े हैं। केरल 1.78% के साथ सर्वाधिक अग्रणी राज्य है। स्कूल में उपस्थिति के क्षेत्र में भी बिहार की खराब स्थिति है, केरल इसमें अग्रणी है। खाना पकाने में प्रयुक्त ईंधनों में बिहार जो है 82.92% यहाँ पर वंचन है और गोवा में जो है 14.91%। स्वच्छता के संबंध में झारखंड की सबसे खराब स्थिति है
और 75.38% जनसंख्या यहाँ पर स्वच्छता से वंचित है। केरल में मात्र 1.86 वंचित जनसंख्या है। पेयजल के मामले में मणिपुर की खराब स्थिति है, 60.89% यहाँ पर वंचन है। और पंजाब में सबसे अच्छी स्थिति है, मात्र 1.93% वंचित जनसंख्या है। विद्युत की बात करें तो विद्युत में बिहार की खराब स्थिति है, सबसे अच्छी स्थिति गोवा की है। आवास में मणिपुर की खराब स्थिति है, 81.49% लोग आवास के मामले में वंचन का शिकार हैं। और केरल में 10.76% आवासीय वंचना है। संपत्ति में नागालैंड की खराब स्थिति है, पंजाब यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ अग्रणी राज्य है। और बैंक खाता के मामले में भी नागालैंड की स्थिति खराब है, 28.66% लोग यहाँ पर जो है पिछड़ा राज्य है, वंचित जनसंख्या यहाँ पर 28.66। और हिमाचल प्रदेश बैंक खातों के मामले में सर्वाधिक अग्रणी है, मात्र 2.69% यहाँ पर बैंक खातों के रूप में जो है समस्या है, जो कि लोगों के पास नहीं है। उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की 37.79% जनसंख्या बहुआयामी रूप से गरीब है। एक बार फिर से देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की 37.79% जनसंख्या बहुआयामी रूप से गरीब है। और ये सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले शीर्ष 5 राज्यों में दोस्तों उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में 44.32%, जबकि शहरी क्षेत्र में 18.07% जनसंख्या बहुआयामी रूप से गरीब है। तो ये यूपी एग्जाम्स के लिए, यूपी पीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं इनको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक और न्यूनतम बहुआयामी गरीबी वाले 5 जिलों की बात करें तो सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले जिलों में आप देख लीजिए कि श्रावस्ती में सर्वाधिक बहुआयामी गरीब हैं, लखनऊ में ये स्थिति अच्छी है। श्रावस्ती में 74.38% बहुआयामी गरीब हैं और न्यूनतम स्थिति लखनऊ में है, मात्र 12.16% बहुआयामी गरीब हैं। श्रावस्ती के बाद बहराइच 71.88% लोग। और कानपुर में दोस्तों ये न्यूनतम बहुआयामी गरीबी वाले ज़िले में कानपुर दूसरे नंबर पर है। और बलरामपुर यानी श्रावस्ती, बहराइच और तीसरे नंबर पर बलरामपुर है, जहां पर सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी जनसंख्या का प्रतिशत है। गौतम बुद्ध नगर तीसरे स्थान पर, यहाँ पर 17.08% जो है वो वंचित जनसंख्या है या बहुआयामी गरीबी प्रतिशतता है। बलरामपुर के बाद खीरी जनपद, यहाँ 59.95 यानी लगभग 60% बहुआयामी गरीब जनसंख्या प्रतिशत है। गाजियाबाद इस स्थान पर या कम वाले में चौथे स्थान पर है, 17.47% बहुआयामी गरीब हैं। खीरी के बाद दोस्तों गोंडा में 59.26% लोग जो हैं ये बहुआयामी गरीब जनसंख्या का प्रतिशत है। और झांसी 20.27 के पास सबसे कम न्यूनतम बहुआयामी गरीबी जनसंख्या वालों में 20.27 बहुआयामी गरीब जनसंख्या प्रतिशत है। तो ये तो था बहुआयामी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। इसमें आप जान लीजिए कि सबसे अधिक जो है सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी सूचकांक कहाँ पर है। बहुआयामी गरीब सबसे अधिक बिहार में है, झारखंड दूसरे स्थान और उत्तर प्रदेश 37.79% बहुआयामी गरीब जनसंख्या प्रतिशत के मामले में तीसरे स्थान पर है। और आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का MPI स्कोर 0.18 है और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में 44.32% और शहरी क्षेत्र में 18.07% जनसंख्या बहुआयामी रूप से गरीब है। अगला जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है वो है पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021। तो ये क्या है दोस्तों? पब्लिक अफेयर इंडेक्स यानी PAI को वर्ष 1994 में स्थापित बंगलुरु स्थित NGO थिंक टैंक पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा विकसित किया गया है और ये सूचकांक 2016 से प्रत्येक वर्ष जारी किया जा रहा है। इस सूचकांक में भारत के राज्यों को उनके गवर्नेंस परफॉर्मेंस यानी प्रशासनिक प्रदर्शन के आधार पर रैंक प्रदान की जाती है। महत्वपूर्ण तथ्य ये हैं कि हाल में पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा वार्षिक रिपोर्ट पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 प्रकाशित किया गया और पब्लिक अफेयर इंडेक्स का ये 6वां वार्षिक संस्करण है।
PAI 2021 के तहत 2020-21 के दौरान भारत के राज्यों के प्रशासन की गुणवत्ता का आकलन प्रस्तुत किया गया है। और आप देख सकते हैं दोस्तों कि PAI 2021 में 3 स्तंभ, 5 विषय और 14 सतत विकास लक्ष्य, इसके अलावा 43 संकेतक के आधार पर शासन की गुणवत्ता का निर्धारण किया गया है। 3 स्तंभ क्या क्या हैं? तो देखिए दोस्तों, PAI यानी पब्लिक अफेयर इंडेक्स के 3 स्तंभों में समता, समृद्धि और संवहनीयता हैं। 5 विषयों में अभिव्यक्ति और जवाबदेही, सरकार की प्रभावशीलता, विधि का शासन, विनियमन की गुणवत्ता और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण है। 14 SDG लक्ष्यों में जो हमारे हैं, इनमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 और 16 14 SDG लक्ष्य हैं और इन पर आधारित 43 संकेतक, इसमें इंडिकेटर्स को शामिल किया गया है। रैंकिंग के लिए राज्यों को उनकी जनसंख्या के आधार पर दो श्रेणियों में बांटा गया है। बड़े राज्य जो 2 करोड़ से अधिक जनसंख्या और छोटे राज्य 2 करोड़ से कम जनसंख्या। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अलग रैंकिंग है। बड़े राज्यों में पब्लिक अफेयर इंडेक्स में दोस्तों देखिए, केरल सर्वश्रेष्ठ राज्य है। छोटे राज्यों में सिक्किम सर्वश्रेष्ठ प्रशासित राज्य है। केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी सर्वश्रेष्ठ प्रशासित केंद्र शासित प्रदेश है। और 18 बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश का निम्नतम 18वां स्थान है, जो कि सरकारी तंत्र के लिए एक चिंता का विषय है। तो याद रखिएगा दोस्तों, पब्लिक अफेयर इंडेक्स में बड़े राज्यों में केरल सर्वश्रेष्ठ प्रशासित राज्य है, छोटे राज्यों में सिक्किम सर्वश्रेष्ठ प्रशासित है, केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी, और सबसे खराब स्थिति बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश की है, जो कि 18 बड़े राज्यों में सबसे अंतिम पायदान पर है। अगला ये देखते हैं SDG शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22। दोस्तों, SDG शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 स्थानीय शहरी निकायों के स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में हुई प्रगति की निगरानी का एक साधन है। इसे नीति आयोग द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। तो SDG शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड, ये नीति आयोग द्वारा इस सूचकांक की विकसित किया गया है। और इस सूचकांक में 56 ULB यानी देखिए SDG शहरी सूचकांक, इसमें और 77 संकेतक शामिल हैं। ये 77 संकेतक 15 SDG और 46 SDG उपलक्ष्यों को आच्छादित करते हैं। और SDG 14 जल के नीचे जीवन के केवल तटीय क्षेत्रों के लिए प्रासंगिक होने के कारण उसे सूचकांक में शामिल नहीं किया गया है। SDG 17 लक्ष्यों के लिए भागीदारी को भी इस सूचकांक के दायरे से बाहर रखा गया है। देखिए दोस्तों, 23 नवंबर को भारत जर्मन सहयोग के तहत नीति आयोग ने पहला सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड जारी किया था। ये सूचकांक और डैशबोर्ड नीति आयोग और जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी GIZ और BMZ यानी द फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के सहयोग से जो है तैयार किया गया है। और महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि इस सूचकांक में दोस्तों SDG शहरी सूचकांक में शिमला को प्रथम स्थान, कोयम्बटूर को द्वितीय स्थान, चंडीगढ़ और तिरुवनंतपुरम को संयुक्त रूप से तृतीय स्थान दिया गया है। तो ये सूची है, लेकिन इसमें से ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2021-22 के 5 शीर्ष शहरी क्षेत्रों में शिमला पहले स्थान पर, कोयम्बटूर तमिलनाडु का शहर है दूसरे स्थान पर, चंडीगढ़ तीसरे, और तिरुवनंतपुरम केरल जो है, चंडीगढ़ और तिरुवनंतपुरम तीसरे, और कोच्चि केरल के शहर को 5वें स्थान पर रखा गया है। SDG शहरी सूचकांक 2021-22 के अंतिम 5 शहरों में धनबाद झारखंड का शहर, मेरठ उत्तर प्रदेश, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश, गुवाहाटी असम और पटना बिहार, ये अंतिम 5 स्थानों पर स्थित हैं। और SDG शहरी सूचकांक 2021-22 के लिए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं यूपी से यानी उत्तर प्रदेश के शहरों में देख लेते हैं। तो यहाँ पर लखनऊ 36वें स्थान पर है, जो कि राजधानी है। ये समग्र स्कोर 62.93 है। 38वें स्थान पर कानपुर है, 41वें पे गाजियाबाद है, 42वें पर प्रयागराज और 46वें स्थान पर आपका वाराणसी
49वें पर आगरा और 55वें स्थान पर मेरठ है। तो उत्तर प्रदेश के शहरों की अच्छी स्थिति नहीं है। जो सबसे कम रैंक है वो 36वां रैंक लखनऊ का है, उसके बाद कानपुर और गाजियाबाद हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। देखिए दोस्तों 20 नवंबर 2021 को भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का परिणाम जारी किया गया। तो एक चीज़ तैयार कर लीजिए, ये 20 नवंबर 2021 को जारी किया गया है और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि ये जो है वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण जो शहरी क्षेत्रों में है, इसका ये 6वां सर्वेक्षण है या 6वां संस्करण है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021। और इसके अंतर्गत कुछ नए श्रेणी के पुरस्कार दिए जाने हैं, प्रेरक दौड़ सम्मान, और इसके तहत 5 अतिरिक्त उप श्रेणियाँ, दिव्य प्लेटिनम यानी प्लेटिनम, अनुपम यानी गोल्ड, उज्ज्वल यानी सिल्वर, उदित ब्रांज यानी कांस्य और आरोही यानी एस्पायरिंग यानी आकांक्षी, ये सम्मान शामिल किए गए हैं। और आप देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 28 दिनों तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 4320 शहरों, जिसमें 62 कैंटोनमेंट बोर्ड भी शामिल हैं, इसमें संचालित किया गया। और स्वच्छ सर्वेक्षण का ये 6वां संस्करण विश्व का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण बना है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में गंगा के किनारे बसे 91 गंगा नगरों को भी शामिल किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 जो कि 6वां संस्करण है, आप जानते हैं, और इसमें राष्ट्रीय स्तर पर समग्र रूप से 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में लगातार 5वीं बार इंदौर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। शीर्ष 10 शहरों की रैंकिंग 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में इस प्रकार है। स्वच्छता सर्वेक्षण में पहले स्थान पर इंदौर मध्य प्रदेश, सूरत गुजरात, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर, नवी मुंबई चौथे, पुणे 5वें, रायपुर छत्तीसगढ़ 6वें स्थान पर, 7वें पर भोपाल, 8वें पर बड़ोदरा, 9वें पर विशाखापत्तनम और 10वें पर अहमदाबाद है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है, दूसरे पर सूरत और तीसरे पर विजयवाड़ा है। आप इसमें देख सकते हैं शीर्ष 10 जो शहर हैं उसमें उत्तर प्रदेश का एक भी शहर स्वच्छ सर्वेक्षण में शामिल नहीं है। और शीर्ष 10 शहरों में 1 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी की रैंकिंग में देखिए दिल्ली पहले स्थान पर, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ का शहर है दूसरे स्थान पर, तिरुपति आंध्र प्रदेश ये तीसरे, नोएडा उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है, उज्जैन मध्य प्रदेश 5वें, गांधीनगर गुजरात 6वें, 7वें पर मैसूर यानी कर्नाटक, 8वें पर बुरहानपुर मध्य प्रदेश, 9वें पर धुले महाराष्ट्र और 10वें पर मध्य प्रदेश है। तो 1 लाख से 10 लाख के जो बड़े शहर हैं उनमें उत्तर प्रदेश के नोएडा को देखिए दोस्तों, नोएडा को चौथे स्थान पर रखा गया है, चौथा स्थान इसको मिला है और ये शीर्ष 10 में शामिल एकमात्र शहर है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में 20 शहरों में उत्तर प्रदेश के 2 शहर हैं, इसमें लखनऊ को 12वां और गाजियाबाद को 18वां स्थान मिला है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में कानपुर उत्तर प्रदेश का 21वां, आगरा का 24वां, प्रयागराज का 26वां और मेरठ का 27वां, वाराणसी का 30वां स्थान है। 1 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में वीटा यानी सांगली महाराष्ट्र को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। राज्यों की रैंकिंग देखना जरूरी है दोस्तों, राज्य की रैंकिंग आप देख लीजिए, ये भी महत्वपूर्ण है। पहले तो सर्वाधिक स्वच्छ शहर आप जानिए इंदौर है, दूसरे पर सूरत, तीसरे पर विजयवाड़ा। और अगर राज्यों की बात करें तो शीर्ष स्थान प्राप्त 5 राज्य हैं, इसमें आप देख सकते हैं ये 100 स्थानीय निकायों से कम और 100 स्थानीय निकायों से अधिक 2 प्रकार की रैंकिंग दी गई है। इसमें देखिए आप देख सकते हैं पहले पर झारखंड, दूसरे पर हरियाणा, तीसरे पर गोवा, चौथे पर उत्तराखंड और 5वें पर हिमाचल प्रदेश है। शीर्ष स्थान प्राप्त 5 राज्य 100 स्थानीय निकायों से अधिक जिनमें हैं पहले पर छत्तीसगढ़, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर मध्य प्रदेश, चौथे पर गुजरात, 5वें पर आंध्र प्रदेश है। और 100 शहरी निकायों में
अधिक की श्रेणी वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है दोस्तों। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में उत्तर प्रदेश का 6वां स्थान है। 2020 में उत्तर प्रदेश 7वें स्थान पर था, तो उत्तर प्रदेश के लिए बहुत अच्छी स्थिति है, एक स्थान की बढ़ोतरी हुई है। उत्तर प्रदेश अब स्वच्छ शहर सर्वेक्षण में, स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में वर्तमान में 6वें स्थान पर आ गया है। इसके अलावा गंगा नगरों की रैंकिंग में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले गंगा नगरों में गंगा नदी के किनारे जो बसे नगर हैं उसमें उत्तर प्रदेश के वाराणसी को शीर्ष स्थान मिला है। दूसरे और तीसरे स्थान पर मुंगेर बिहार में है और पटना तथा कानपुर को शामिल किया गया है। 1 लाख से कम जनसंख्या वाले गंगा नगरों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का कन्नौज प्रथम स्थान पर और बिजनौर दूसरे स्थान पर है। अगर कुछ अन्य श्रेणियों की बात करें तो भारत का सबसे स्वच्छ मेगा शहर 40 लाख से अधिक की जनसंख्या श्रेणी में अहमदाबाद है। भारत का सबसे स्वच्छ बड़ा शहर 10 से 40 लाख में नवी मुंबई है। भारत का सबसे स्वच्छ मध्यम शहर यानी 3 से 10 लाख श्रेणी में नोएडा उत्तर प्रदेश है। और भारत का सबसे स्वच्छ छोटा शहर 1 से 3 लाख जनसंख्या श्रेणी में ये नई दिल्ली में है। और भारत के किसी राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सबसे स्वच्छ राजधानी ये गांधीनगर है, ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अनुसार। तो इसके अलावा कुछ अन्य पुरस्कार जो दिए गए हैं, नई प्रदर्शन श्रेणी में प्रेरक दौड़ सम्मान के तहत 5 शहरों में तिरुपति, नई दिल्ली, सूरत, इंदौर, नवी मुंबई को दिव्य प्लेटिनम श्रेणी में, गोल्ड अनुपम श्रेणी में उत्तर प्रदेश के 5 शहर नोएडा, सहारनपुर, प्रयागराज, मेरठ और वाराणसी सहित कुल 151 शहरों को शामिल किया गया है। तो ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 से संबंधित महत्वपूर्ण डेटा था। आइए देखते हैं कचरा मुक्त शहरों को स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के बारे में। तो 20 नवंबर 2021 को कचरा मुक्त शहरों के स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के तहत 3 स्टार 5 स्टार रैंकिंग वाले शहरों के परिणाम घोषित किया गया है। कुल 9 शहर जैसे इंदौर, सूरत, नई दिल्ली, नवी मुंबई, अंबिकापुर, मैसूर, नोएडा, विजयवाड़ा और पाटन को 5 स्टार शहरों के रूप में प्रमाणित किया गया है और 143 शहरों को 3 स्टार प्रमाणन दिया गया है। एक देखिए सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती। नवंबर 2021 में घोषित सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती के परिणामों के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में इंदौर को पहला स्थान मिला है, नवी मुंबई को दूसरा स्थान है। इसके तहत इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पहला रैंक दिया गया है। और सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती 2021 के तहत राज्यों की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का 6वां स्थान है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण और सफाई मित्र सुरक्षा सूची दोनों में ही उत्तर प्रदेश का 6वां स्थान है। और दोस्तों सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती 2021 के तहत चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। अगला महत्वपूर्ण करंट है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। तो देखिए ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूपी से ही संबंधित है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के माध्यम से उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र न केवल लखनऊ से बल्कि राष्ट्रीय राजधानी से भी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से जुड़ जाएगा। इससे प्रदेश के पूर्वी हिस्सों के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और ये एक्सप्रेसवे कृषि वस्तुओं और अन्य उत्पादों के लिए बड़े बाजारों तक बेहतर और त्वरित पहुंच करेगा। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके बारे में जो परीक्षाओं की दृष्टि से स्मरणीय तथ्य हैं। 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करवल खीरी जिला सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया और सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने एक्सप्रेसवे के लिए 48,200 टन स्टील की आपूर्ति की है। 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा आजमगढ़ में इस एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी गई थी। इसकी कुल लंबाई 340.824 किलोमीटर यानी लगभग 341 किलोमीटर है और वर्तमान में परिचालित देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन गया है। और ये एक्सप्रेसवे लखनऊ जिले में लखनऊ सुल्तानपुर रोड NH 731 स्थित चांद सराय गांव से प्रारंभ होता है और ये लखनऊ से होकर गाजीपुर जिले में हैदरिया गांव में समाप्त होता है
और ये एक्सप्रेसवे लखनऊ जनपद को गाजीपुर से जोड़ता है। पूर्वांचल के कई शहरों को, 9 शहरों को जोड़ता है दोस्तों, 9 जिलों को, इसलिए इसको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कहा गया है। 9 जिले कौन कौन से हैं? तो लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ने वाले 9 जिले हैं। ये 6 लेन का एक्सप्रेसवे है जिसे भविष्य में 8 लेन तक विस्तारित किया जा सकता है। और इस एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर में पूरे भार गांव के निकट 3.2 किलोमीटर लंबी एक हवाई पट्टी निर्मित की गई है और यहाँ पर वायुसेना के लड़ाकू विमान आपातकालीन लैंडिंग कर सकते हैं। टेकऑफ को सुगम बनाने के लिए एक्सप्रेसवे पर 3 हवाई पट्टियों का निर्माण करने वाला उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है। और यमुना एक्सप्रेसवे मथुरा के निकट और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे उन्नाव के निकट पर भी हवाई पट्टियों का निर्माण किया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य रहे हैं जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से। तो याद रखिएगा 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने सुल्तानपुर जनपद में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है और इससे जुड़ने वाले 9 जिले हैं लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। अब आइए गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं। 18 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है और ये एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जोड़ेगा। इसकी लंबाई 594 किलोमीटर लगभग है। ये 6 लेन का है जिसको भविष्य में 8 लेन तक बनाया जा सकेगा और ये मेरठ जिले के बिजौली गांव से प्रारंभ होकर प्रयागराज के जूडापुर दांडू गांव पर समाप्त होगा और उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण इसके निर्माण की नोडल एजेंसी है। तो इस गंगा एक्सप्रेसवे कुल लगभग 594 किलोमीटर लंबा होगा। और दोस्तों ये एक्सप्रेसवे जान लीजिए उत्तर प्रदेश के 12 जिले मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से होकर गुजरेगा। और शाहजहांपुर में इस एक्सप्रेसवे पर 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का भी निर्माण किया गया है। इस परियोजना की कुल लागत 36,200 करोड़ रुपए है और पूर्ण रूप से निर्मित होने के बाद गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा। वर्तमान में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सबसे लंबा है और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई लगभग 341 किलोमीटर है। दोस्तों गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण से औद्योगिक विकास, व्यापार, कृषि, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और सामाजिक आर्थिक विकास भी होगा। आइए देखते हैं एक सूचकांक, राष्ट्रीय सूचकांक स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 के बारे में। तो देखिए वर्ष 2014 में स्मार्ट पुलिसिंग का विचार जो है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था और स्मार्ट पुलिसिंग 2021 पर नागरिक संतुष्टिकरण सर्वेक्षण में भारत की पुलिसिंग की गुणवत्ता के संबंध में नागरिकों के दृष्टिकोण और पुलिस के जनविश्वास के स्तर का आकलन करते हुए भारतीय पुलिस फाउंडेशन का एक क्रांतिकारी प्रयास है स्मार्ट पुलिसिंग सूचकांक। और नवंबर 2021 में भारतीय पुलिस फाउंडेशन ने स्मार्ट पुलिसिंग सूचकांक 2021 जारी किया है और ये सूचकांक भारतीय पुलिस फाउंडेशन द्वारा किए गए राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण पर आधारित है। इसमें 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। और एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 पहला ही पुलिस सर्वेक्षण है और इसका निर्धारण स्मार्ट पुलिसिंग स्कोर के आधार पर किया गया है। इसमें पुलिसिंग स्कोर को 1 से 10 के पैमाने पर मापा गया है। 10 का स्कोर उच्चतम नागरिक संतुष्टि और 0 न्यूनतम संतुष्टि को प्रदर्शित करता है। सूचकांक में निम्नतम स्कोर बिहार को मिला है, दिल्ली को 12वां, उत्तराखंड को 15वां, हरियाणा को 18वां, राजस्थान को 22वां, मध्य प्रदेश को 23वां और उत्तर प्रदेश की भी खराब हालत है। उत्तर प्रदेश को 28वां स्थान मिला है 29 राज्यों की श्रेणी में। तो बहुत ही खराब स्थिति है स्मार्ट पुलिसिंग के मामले में उत्तर प्रदेश की। देखिए यहाँ पर आईपीएफ स्मार्ट पुलिसिंग सूचकांक 2021 में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है जिसका इंडेक्स 8.11, तेलंगाना दूसरे 8.10, असम तीसरे 7.89 पर, केरल चौथे 7.53, सिक्किम पाँचवें 7.18 और मिजोरम 7.14 के साथ छठवें।
गुजरात 7वें स्थान पर, ओडिशा आपका 8वें पर, हिमाचल प्रदेश 9वें, पुडुचेरी 10वें, गोवा 11, 12वें स्थान पर दिल्ली, 13वें पर तमिलनाडु, 14वें पर कर्नाटक, 15वें पे उत्तराखंड, 16वें पे पश्चिम बंगाल, 17वें स्थान पर मेघालय, हरियाणा 18वें पर, 19वें पर त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर 20वें पर, महाराष्ट्र 21, राजस्थान 22 और मध्य प्रदेश का 23वां स्थान है। नागालैंड का दोस्तों 24वां, पंजाब का 25वां, झारखंड 26, 27वें पर छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश का 28वां स्थान है। बिहार से एक स्थान ऊपर है, सबसे अंतिम स्थान पर बिहार है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में शीर्ष पर आंध्र प्रदेश है, दूसरे पर तेलंगाना, तीसरे पर असम है। सबसे खराब स्थिति 29वां स्थान बिहार को और उत्तर प्रदेश का 28वां स्थान है स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में। आइए देखते हैं एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। देखिए, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के बारे में। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए कि 15 अगस्त 1995 को एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पौषणिक सहायता कार्यक्रम शुरू किया गया था और इसे मध्याह्न भोजन योजना के नाम से, MDM के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य स्कूलों में नामांकन और रिटेंशन और उपस्थिति बढ़ाने के साथ प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करने के लिए किया गया था। 29 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री पोषण योजना को मंजूरी दी है, जिसको पोषण शक्ति निर्माण योजना कहा गया है। ये योजना 2021-22 से 2025-26 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू की जाएगी और इस योजना के माध्यम से सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पका हुआ गर्म भोजन उपलब्ध कराया जाएगा और ये योजना कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के स्कूली बच्चों को शामिल करेगी। देश भर के 11.20 लाख स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 11.80 करोड़ बच्चे इससे लाभान्वित होंगे और ये योजना पूर्व में चल रही मध्याह्न भोजन योजना का स्थान लेगी। तो अब एक प्रधानमंत्री पोषण योजना जो है मध्याह्न भोजन योजना के स्थान पर आएगी। इसमें जो मानक तय किए गए हैं, प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रति स्कूल प्रति बच्चे के लिए 100 ग्राम और उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए 150 ग्राम खाद्यान्न की आपूर्ति की जाएगी और इस योजना के तहत प्राथमिक कक्षाओं के 11 करोड़ 80 लाख बच्चों के अलावा पूर्व माध्यमिक कक्षाओं और बाल बाटिकाओं में पढ़ने वाले छात्रों तक विस्तारित किए जाने का प्रस्ताव है। अगला महत्वपूर्ण करंट आइए देखते हैं राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 के बारे में। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI द्वारा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक को जारी किया गया है और पहली बार इसे 2019 में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून के अवसर पर जारी किया गया था और 2020-21 का ये सूचकांक तीसरा सूचकांक है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। देखिए दोस्तों, 2020-21 के लिए ये 20 सितंबर को जारी किया गया और भारतीय सूचकांक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाता है और ये तीसरा जो है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक है। 2020-21 के सूचकांक में देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। 100 अंकों में कुल प्राप्तांकों के आधार पर शीर्ष 3 बड़े राज्यों में गुजरात पहले स्थान पर 72 प्राप्तांक, केरल दूसरे 70 इंडेक्स और तमिलनाडु तीसरे पर है। छोटे राज्यों में शीर्ष पर गोवा, दूसरे नंबर पर मेघालय और तीसरे पर मणिपुर है। और देखिए, संघ शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर पहले पर, अंडमान निकोबार दूसरे और दिल्ली तीसरे स्थान पर है। सूचकांक में सबसे खराब स्थिति या सबसे निचला स्थान जो प्राप्त करने वाले राज्य हैं उनमें आप देख सकते हैं, छोटे राज्यों में मिजोरम की सबसे खराब स्थिति है, छोटे राज्यों में 8वां, बिहार की स्थिति बड़े राज्यों में 20वां स्थान और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों में 8वां स्थान है। यूपी के बारे में देखते हैं तो उत्तर प्रदेश 59 प्राप्तांक के साथ 5वां स्थान मिला है। तो याद रखिएगा दोस्तों, आप देख सकते हैं कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 में उत्तर प्रदेश बड़े राज्यों की सूची में 5वें स्थान पर है
जबकि बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान पर गुजरात है, छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान पर गोवा है और संघ राज्यों में जम्मू कश्मीर शीर्ष पर है। सबसे निम्न में दोस्तों बिहार बड़े राज्यों में सबसे निचले क्रम पर 20वें स्थान पर, छोटे राज्यों में मिजोरम सबसे निचले क्रम पर है। अगला देखते हैं एक महत्वपूर्ण योजना रेल कौशल विकास योजना के बारे में। तो रेल कौशल विकास योजना भारत के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार क्षमता और उद्यमिता बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न व्यवसायों में तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक कौशल विकास कार्यक्रम है। 17 सितंबर 2021 को इसको संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा रेल कौशल विकास योजना की शुरुआत की गई है। तो रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल कौशल विकास योजना की शुरुआत की है और इससे भारत के बेरोजगार युवाओं की रोजगार क्षमता और उद्यमिता बढ़ाई जाएगी। विभिन्न व्यवसायों में उनको तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ये योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तत्वाधान में प्रारंभ है और इस योजना के तहत 3 वर्ष की अवधि में 50,000 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मशीनिस्ट और फिटर 4 श्रेणियों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें 100 घंटे का बुनियादी प्रशिक्षण शामिल होगा और इस प्रशिक्षण के लिए 18 से 35 आयु वर्ग के उम्मीदवार प्राप्त होंगे और नोडल एजेंसी इसके लिए बनारस लोकोमोटिव वर्क्स है। अब आइए देखते हैं भारत में अपराध की स्थिति 2020 के आंकड़ों के आधार पर। देखिए, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा भारत में अपराध रिपोर्ट का प्रथम संस्करण 1953 में जारी किया गया था और इस क्रम में नवीनतम भारत में अपराध रिपोर्ट जारी की गई है। तो ये रिपोर्ट 14 सितंबर 2021 को NCRB यानी देखिए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी की गई है और भारत में अपराध 2020 शीर्षक से इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। और दोस्तों, ये इस श्रृंखला का 68वां संस्करण है और ये रिपोर्ट कैलेंडर वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2020 के लिए जो इस दौरान अपराध हुए हैं उनको घोषित करती है, संदर्भित करती है। और इसके अनुसार भारत में 2020 में कुल दोस्तों देखिए 66,01,285 संज्ञेय अपराध पंजीकृत किए गए। इसमें आप देख सकते हैं कि 42,54,536 IPC के तहत और 23,46,929 विशेष और स्थानीय कानूनों के दर्ज जो है तहत अपराध दर्ज किए गए हैं। इन अपराधों के पंजीकरण में 2019 की तुलना में 2020 में 28% की वृद्धि दर्ज की गई है और 2020 में कुल 50,035 मामले साइबर अपराधों के दर्ज किए गए हैं। 2019 की तुलना में 44,735 मामले की तुलना में 2020 में ये साइबर अपराध 11.8% अधिक हैं। इसमें महिलाओं के विरुद्ध अपराध 3,71,503 मामले, 2019 की तुलना में ये 8.3% अधिक हैं। और एक महत्वपूर्ण तथ्य, 2020 में प्रति 1 लाख महिला जनसंख्या पर पंजीकृत अपराध की दर 56.5% रही। एक महत्वपूर्ण सर्वे स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के बारे में देखते हैं दोस्तों। ये स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 ये सार्वभौम स्वच्छता कवरेज को प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया था और इस मिशन में 2 स्वच्छ भारत ग्रामीण और स्वच्छ भारत शहरी मिशन चलाए गए थे। एक महत्वपूर्ण अंतर है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जल शक्ति मंत्रालय द्वारा और स्वच्छ भारत मिशन शहरी आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है। और इस मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100 मिलियन शौचालयों के निर्माण के माध्यम से 2 अक्टूबर 2019 तक देश के सभी गांव, पंचायतों, जिलों को खुले में शौच मुक्त यानी ओपन डिफेकेशन फ्री कर दिया गया है। खुले में शौच मुक्त स्थिति को बनाए रखने के उद्देश्य से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण दूसरा चरण यानी ODF+ में प्रवेश कर चुका है। देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको आप जान लीजिए दोस्तों। 9 सितंबर 2021 को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 लॉन्च किया गया है और ODF+ गतिविधियों में तेजी लाने के उद्देश्य से इसको पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा संचालित किया गया है।
स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण को 2018 और 19 में संचालित किया गया था। और देख सकते हैं दोस्तों, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 ये देश भर के 698 जिलों में 17,475 गाँवों को इसमें आच्छादित किया जाएगा। और आप देख सकते हैं इसमें जो प्रमुख जो तत्व हैं या इनमें कौन कौन से चीज़ों को शामिल किया गया है: ठोस, तरल और प्लास्टिक अपशिष्ट का आकलन, मल अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था और मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता पर जागरूकता और मासिक धर्म संबंधी अपशिष्ट के लिए प्रबंधन और निपटान व्यवस्था। और इसके तहत सुजलाम अभियान चलाया गया है। दोस्तों 25 अगस्त 2021 को आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंग के रूप में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सुजलाम अभियान चलाया गया है। ODF सस्टेनेबिलिटी और गंदला जल प्रबंधन के लिए ये 100 दिवसीय अभियान है। सुजलाम अभियान के तहत 10 लाख सोख्ता गड्ढा, शौचालय की मरम्मत और नए परिवारों तक शौचालयों की पहुंच पर ध्यान दिया गया है। सुजलाम अभियान दोस्तों ODF प्लस के दर्जे को प्राप्त करने के उद्देश्य से जो है संचालित होगा। एक महत्वपूर्ण करंट देखिए, इंदौर भारत का पहला जल आधिक्य शहर बना है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इंदौर को भारत का पहला जल आधिक्य शहर घोषित किया है। इंदौर ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत देश के पहले जल आधिक्य शहर होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। इंदौर को भारत के सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा लगातार चौथी बार प्राप्त हुआ है और इंदौर भारत का पहला जल आधिक्य शहर बना है। अगला है NIRF। देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। इस रैंकिंग में इंडिया रैंकिंग 2021 के महत्वपूर्ण तथ्यों को आइए जान लेते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत NIRF की शुरुआत 29 सितंबर 2015 को की गई और ये देश भर में उच्च शिक्षा संस्थानों को रैंकिंग देता है। इंडिया रैंकिंग का पहला संस्करण अप्रैल 2016 में जारी हुआ था। 9 सितंबर 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत देश में उच्च शिक्षण संस्थाओं की इंडिया रैंकिंग जारी की और ये इसका 6वां संस्करण है। इसमें दोस्तों समग्र श्रेणी में विश्वविद्यालय, कॉलेज और अनुसंधान संस्थानों की श्रेणी जारी की गई है। 7 विभिन्न विषयों में जैसे इंजीनियरिंग, प्रबंधन, फार्मेसी, विधि, चिकित्सा, वास्तुकला और दंत चिकित्सा में संस्थानों को रैंक दी गई है। और इसमें पहली बार 2021 की रैंकिंग में, इंडिया रैंकिंग में जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं इनको भी रैंक दी गई है और इसके तहत संस्थानों का मूल्यांकन मानदंडों के निम्नलिखित 5 पैरामीटर्स के आधार पर शिक्षण, अधिगम और संसाधन आप देख सकते हैं। इसके अलावा शिक्षण, अधिगम और संसाधन के अलावा अनुसंधान और पेशेवर जो हैं, इसके अलावा आप देख सकते हैं स्नातक परिणाम। और इस सर्वेक्षण में देश भर के सभी सरकारी और आप देख सकते हैं दोस्तों सभी सरकारी और गैर सरकारी लोगों को इसमें सभी को शामिल किया गया है। और आप देख सकते हैं उच्च शिक्षा संस्थानों के समग्र रैंकिंग में 10 स्थान प्राप्त करने वाले इसमें सर्वोच्च स्थान पर IIT मद्रास है और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर IIT बॉम्बे, चौथे पर IIT दिल्ली और 5वें पर IIT कानपुर, 6वें पर IIT खड़गपुर स्थित है। 7वां स्थान IIT रुड़की को है, 8वें पर IIT गुवाहाटी, 9वें पर JNU यानी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और 10वें स्थान पर ये BHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। और आइए देख लेते हैं, आप देख सकते हैं NIRF यानी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में उच्च शिक्षा संस्थानों की सूची में उत्तर प्रदेश के 2 संस्थान IIT कानपुर और BHU को शामिल किया गया है। उच्च शिक्षा संस्थानों की समग्र सूची में भारत के शैक्षणिक संस्थानों, उत्तर प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों की क्या स्थिति है उनको जानना जरूरी है। देखिए, IIT कानपुर 5वें रैंक पर है और इसका स्कोर 76.5 है। 10वें स्थान पर BHU है वाराणसी का, 18वें स्थान पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, 28वें स्थान पर IIT BHU है वाराणसी का, 43वें पर MIT विश्वविद्यालय है गौतम बुद्ध नगर, 60वें स्थान पर किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, 84वें स्थान पर शिव नाडार विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध नगर और 88वें स्थान पर मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज है।
विश्वविद्यालय श्रेणी में अगर देखें तो बेंगलुरु भारतीय विज्ञान संस्थान यानी इंडियन साइंस इंस्टीट्यूट ISI को बेंगलुरु को पहला स्थान, JNU को दूसरा और BHU को तीसरा स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में पहले स्थान पर IIT मद्रास, दूसरे स्थान पर IIT दिल्ली है। प्रबंधन यानी मैनेजमेंट श्रेणी में IIM अहमदाबाद को पहला और IIM बेंगलुरु को दूसरा स्थान है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली को चिकित्सा श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है और नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को विधि के श्रेणी में पहला स्थान, दंत चिकित्सा श्रेणी में मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज उडुपी कर्नाटक को पहला स्थान मिला है। फार्मेसी में लगातार तीसरे वर्ष जामिया हमदर्द नई दिल्ली को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। कॉलेज श्रेणी में लगातार 5वें वर्ष मिरांडा हाउस को पहला स्थान मिला है और अनुसंधान संस्थान की श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। तो देखिए दोस्तों, बेंगलुरु कई चीज़ों में शामिल है। बेंगलुरु विश्वविद्यालय श्रेणी में पहले स्थान पर और अनुसंधान संस्थानों में भी पहले स्थान पर जो है काबिज है। अगला करेंट कार्बी आंगलोंग समझौता के बारे में है। तो कार्बी आंगलोंग समझौता किससे संबंधित है? मध्य असम का एक जिला है और यहाँ पर आदिवासी समूह जैसे कार्बी, डिमासा, बोडो, कुकी, हमार, तीवा, गारो, मान, रेंगमा, नागा आदि का मिलन बिंदु है और इन आदिवासी समूहों में कार्बी का प्रमुख स्थान है, जो कि अपने विद्रोही गुटों के माध्यम से 1980 के दशक से अपने लिए अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। तो कार्बी आंगलोंग समझौता ये असम के मध्य असम से संबंधित है। 4 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री और कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद के प्रतिनिधियों और 5 उग्रवादी समूहों के प्रतिनिधियों के बीच कार्बी आंगलोंग समझौता हुआ और इस समझौते में जो महत्वपूर्ण शामिल गुट हैं इसमें पीपुल्स डेमोक्रेटिक काउंसिल ऑफ कार्बी लोंगरी, नॉर्थ चाचर हिल्स लिबरेशन फ्रंट, कार्बी पीपल्स लिबरेशन टाइगर्स, कुकी लिबरेशन फ्रंट और यूनाइटेड पीपल्स लिबरेशन आर्मी शामिल रहे हैं। और ये महत्वपूर्ण ये है कि इस समझौते के तहत 5 प्रमुख उग्रवादी समूहों के 1000 से ज़्यादा सशस्त्र उग्रवादियों ने हथियार डाल दिए और हिंसा छोड़ दी। कार्बी क्षेत्र के विकास के लिए अगले 5 वर्षों में 1000 करोड़ रुपए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आयोजित किए जाएंगे। कार्बी KAAC के अधिकार क्षेत्र के बाहर रहने वाले कार्बी लोगों के विकास के लिए असम सरकार द्वारा कार्बी कल्याण परिषद का गठन किया गया है और असम की क्षेत्रीय और प्रशासनिक अखंडता को प्रभावित किए बिना कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद को अधिक से अधिक स्वायत्तता दी जाने की बात की गई है और कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद के संसाधनों को पूरा करने के लिए राज्य की कंसोलिडेटेड फंड में संशोधन किया जाएगा और कार्बी आंगलोंग क्षेत्र की सांस्कृतिक और भाषाई पहचान को सुरक्षा और संरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा उग्रवादियों के पुनर्वास का प्रावधान भी इसमें शामिल है। अब आइए देखते हैं दोस्तों पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 के बारे में। तो ये कौन जारी करता है? नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय जो है इसको पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास सूचकांक और डैशबोर्ड को जारी किया गया। ये पहला संस्करण है इसका और दोस्तों ये सूचकांक नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स पर आधारित है। ये देखिए दोस्तों 8 राज्य जो हैं हमारे पूर्वोत्तर के अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के सभी जिलों की प्रगति को 84 संकेतकों के आधार पर मापा जाता है। ये 84 संकेतक 15 वैश्विक लक्ष्यों को शामिल करते हैं और इनमें प्रत्येक जिला के लिए NER SDG इंडेक्स जो है 15 सतत विकास लक्ष्यों के आधार पर स्कोर की गणना करता है। यदि किसी जिले ने 100 अंक प्राप्त कर लिए हैं तो इसका मतलब है कि ये वर्ष 2030 के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है। इसमें जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जिला सतत विकास लक्ष्य है इसके लिए महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि पूर्वी सिक्किम जिला पहले स्थान पर,
75.87 अंकों के साथ, और गोमती और उत्तरी त्रिपुरा दूसरे स्थान पर हैं। दोस्तों क्षेत्र के 103 जिलों के अंक 53 से लेकर 75.87 तक विकसित हैं, जिसमें 53 अंक के साथ किफिरे जो कि नागालैंड का जिला है अंतिम स्थान पर है। 103 जिलों में 64 जिले समग्र अंक और रैंकिंग के आधार पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले फ्रंट रनर हैं। 34 जिले अच्छा प्रदर्शन करने वाले वर्ग में हैं, और सिक्किम और त्रिपुरा के सभी जिले अग्रणी जिले में शामिल हैं, जबकि कोई भी जिला आकांक्षी लक्ष्य प्राप्तकर्ता श्रेणी में शामिल नहीं है। तो याद रखिएगा, पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक और डैशबोर्ड में कौन सा जिला? पूर्वी सिक्किम जिला पहले स्थान पर, और गोमती और उत्तरी त्रिपुरा जिला दूसरे स्थान पर हैं, और 53 अंकों के साथ किफिरे जो नागालैंड का जिला है ये इसमें अंतिम स्थान पर है। अब देख लेते हैं सिक्किम की राज्य मछली। ये महत्वपूर्ण करंट है। 18 सितंबर 2021 को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से सिक्किम सरकार ने कापर महसीर, इसको स्थानीय रूप से जिसको कैटली कहा जाता है, इसको राज्य मछली घोषित किया है। कापर महसीर का वैज्ञानिक नाम नियोलीसोचिलस हेक्सागोनोलेपिस है, और ये मछली मुख्य रूप से तीस्ता और रंगित तथा उनकी सहायक नदियों में पाई जाती है। 1992 में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय मत्स्य आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो लखनऊ ने कैटली मछली को लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया था, और 2014 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने इसे लुप्त प्राय श्रेणी में वर्गीकृत किया है। और कैटली को दोस्तों देखिए, कैटली को सिक्किम की राज्य मछली घोषित किया गया है। अब आइए देखते हैं एक केंद्र सरकार के मिशन राष्ट्रीय खाद्य तेल आयल पाम मिशन के बारे में। तो 18 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय खाद्य तेल पाम आयल मिशन की शुरुआत की गई, और ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसके अंतर्गत पूर्वोत्तर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर विशेष रूप से ध्यान केंद्र किया जाएगा, और इसमें 2025-26 तक आयल पाम के 6.5 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को आच्छादित करना और इसे बढ़ाकर 10 लाख हेक्टेयर करना है। कच्चे ताड़ तेल के उत्पादन को 2025-26 तक 11.2 लाख टन और 2029-30 तक 28 लाख टन तक पहुंचाना है, और तिलहन उत्पादन वर्ष 2014-15 के जो है 275 लाख टन से बढ़कर 2020-21 में 365.6 लाख टन तक पहुंच गया है। और ये जो योजना है राष्ट्रीय खाद्य तेल पाम आयल मिशन, इसके लिए दोस्तों 11,040 करोड़ रुपए का वित्तीय परिव्यय निर्धारित किया गया है, जिसमें से 8,844 करोड़ रुपए केंद्र सरकार, जबकि 2,196 करोड़ रुपए राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। अगला अब देखते हैं जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क। तो आप देख सकते हैं दोस्तों 1951 जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम 1951 के माध्यम से जलियांवाला बाग को एक राष्ट्रीय स्मारक यानी नेशनल मेमोरियल घोषित किया है। इसका प्रबंधन जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट द्वारा किया जाता है, और आप जानते हैं देश में 13 अप्रैल 2019 को 19 से 13 अप्रैल 2020 तक राष्ट्रीय जलियांवाला बाग हत्याकांड शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया था। तो ये घटना 13 अप्रैल 1919 में घटित हुई थी, और 13 अप्रैल 2019 से 13 अप्रैल 2020 तक ये शताब्दी समारोह इसका मनाया गया। 14 अगस्त 2021 को दोस्तों देखिए पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क का उद्घाटन किया था, और 25 जनवरी 2021 को अमरिंदर सिंह द्वारा वर्चुअल माध्यम से जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क की आधारशिला रखी गई थी। इस पार्क की स्थापना पंजाब के अमृतसर जिले में रणजीत एवेन्यू स्थित अमृत आनंद पार्क में की गई है। मुख्यमंत्री ने गुरु नानक देव विश्वविद्यालय में जलियांवाला बाग पीठ की स्थापना की घोषणा भी की, और ये पार्क 4,490 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में निर्मित है, और इसमें सफ़ेद संगमरमर के 5 स्तंभों का निर्माण किया गया है। जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम 1951 के माध्यम से जलियांवाला बाग को एक राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। अब आइए देखते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 यानी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे संस्करण के बारे में।
आप देख सकते हैं 1 मई 2016 को स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के नारे के साथ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ बलिया उत्तर प्रदेश से किया गया था। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 से प्रारंभ की गई थी। इसमें दोस्तों एलपीजी या स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की 5 करोड़ महिला सदस्यों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। और इसके द्वारा 2018 में इस योजना का विस्तार करके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, अंत्योदय अन्न योजना, पिछड़ा वर्ग, चाय बागान से संबंधित जनजातियां, वनवासी, द्वीपीय क्षेत्र और नदी द्वीपों में निवास करने वाले लोगों को भी एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए जो है इसमें संशोधित करके 8 करोड़ कर दिया गया। और 7 सितंबर 2019 तक दोस्तों 8 करोड़वा एलपीजी कनेक्शन औरंगाबाद, महाराष्ट्र में वितरित किया गया था। 10 अगस्त 2021 तिथि याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY के दूसरे संस्करण का शुभारंभ कहाँ से किया? उत्तर प्रदेश के महोबा से किया गया है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 का, तो याद रखिएगा। और केंद्रीय परियोजना में एलपीजी कनेक्शन के 1 करोड़ अधिक एलपीजी कनेक्शन वितरण की योजना है और ये 1 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के अंतर्गत दिए जाएंगे और इसमें कम आय वाले उन परिवारों को आच्छादित किया जाएगा जिनको पहले चरण में शामिल नहीं किया गया था। इसके तहत लाभार्थियों को पहला रिफिल और चूल्हा निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 इसकी शुरुआत दोस्तों महोबा उत्तर प्रदेश से आभासी माध्यम में किया गया है। शून्य अभियान या जीरो कैंपेन क्या है? दोस्तों 15 सितंबर 2021 को नीति आयोग ने RMI एवं RMI इंडिया के साथ शून्य अभियान या शून्य कैंपेन की शुरुआत की और ये उपभोक्ताओं और उद्योगों के साथ मिलकर शून्य प्रदूषण यानी जीरो पोल्यूशन आपूर्ति वाहनों को बढ़ावा देने की पहल है। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाए जाने में तेजी लाना है। एक महत्वपूर्ण देखिए, लद्दाख में दोस्तों केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर राज्य में 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसके बाद लद्दाख में एक भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं रह गई थी, जबकि जम्मू कश्मीर में वर्तमान में जम्मू केंद्रीय विद्यालय और कश्मीर केंद्रीय विद्यालय हैं। तो एक लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। 5 अगस्त 2021 को लोकसभा द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम विधेयक 2021 द्वारा इसे पारित किया गया है। 6 अगस्त 2021 को यह विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित किया गया और 12 अगस्त को राष्ट्रपति की मंजूरी इसको मिल गई है। इस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन किया गया है और 2021 के अंतर्गत लद्दाख में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना का प्रावधान किया गया है। लद्दाख में स्थापित इस विश्वविद्यालय का नाम सिंधु विश्वविद्यालय यानी सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगा। ये देश का पहला ऐसा केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसका नाम किसी नदी यानी सिंधु नदी के नाम पर रखा गया है और 750 रुपये का बजट का प्रावधान किया गया है और इस विश्वविद्यालय का अधिकार क्षेत्र लेह और कारगिल सहित पूरा लद्दाख क्षेत्र होगा। अब आइए देखते हैं दोस्तों, देखिए एकीकृत बहुउद्देशीय अवसंरचना विकास निगम के बारे में। तो 22 जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में एक एकीकृत बहुउद्देशीय अवसंरचना विकास निगम की स्थापना की है और ये लद्दाख में अवसंरचना विकास के लिए मुख्य निर्माण एजेंसी है। और ये निगम आप जानते हैं लद्दाख में पर्यटन और परिवहन उद्योग के विकास के लिए आधारभूत ढांचे का निर्माण करेगा और जो स्थानीय शिल्प और हस्तशिल्प हैं उनको प्रोत्साहन देगा। इस निगम की स्थापना से लद्दाख का एकीकृत और समावेशी विकास हो सकेगा। एक महत्वपूर्ण तथ्य देखिए दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क कौन सी है? तो उमलिंग ला दर्रा। देखिए उमलिंग ला दर्रा दोस्तों दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क है और आप जानते हैं कि अभी तक विश्व की सबसे ऊंची 18,953 फीट की ऊंचाई पर मोटर योग्य सड़क का विश्व रिकॉर्ड बोलीविया की एक सड़क के नाम दर्ज था और फेयर बैंक्स अलास्का जो है अमेरिका के सेंटियागो चिले तक और यहाँ से पूर्व की ओर ब्यूनस आयर्स तक और ब्राजीलिया यानी ब्राज़ील में समाप्त होने वाली
पैन अमेरिकन हाईवे विश्व की सबसे लंबी मोटर योग्य सड़क थी, जिसकी लंबाई 24,140 किलोमीटर है। दोस्तों, उमलिंगला सीमा सड़क संगठन द्वारा 4 अगस्त 2021 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई। इसमें पूर्वी लद्दाख में उमलिंगला दर्रे पर मोटर वाहन संचालन योग्य सड़क का निर्माण कर दुनिया में नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है और ये 19,300 फीट की ऊंचाई पर है। 18,953 फीट की ऊंचाई पर बोलीविया की सड़क थी, उससे ऊंची 19,300 फीट की ऊंचाई पर ये दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क है। 2017 में इसका निर्माण प्रारंभ हुआ और इसका निर्माण हिमांक प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। ये 52 किलोमीटर लंबी डामरीकृत रोड है और उमलिंगला टाप से होकर गुजरने वाली ये सड़क लद्दाख के चिसुमिले और देमचोक गांव को जोड़ती है और ये सड़क माउंट एवरेस्ट के आधार शिविर से भी ऊंचे स्थान पर है और माउंट एवरेस्ट का नेपाल स्थित दक्षिणी आधार शिविर 17,598 फीट की ऊंचाई पर, जबकि तिब्बत का उत्तरी आधार शिविर 16,900 फीट की ऊंचाई पर है। 17,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित सियाचिन ग्लेशियर से भी अधिक ऊंचाई पर ये सड़क निर्मित की गई है। अभी अभी आपने प्रोजेक्ट हिमांक के बारे में जाना, तो प्रोजेक्ट हिमांक क्या है? तो दोस्तों, लद्दाख में सड़क अवसंरचना के विकास के लिए अगस्त 1985 में प्रोजेक्ट हिमांक इसको सीमा सड़क संगठन यानी BRO द्वारा लॉन्च किया गया था। इस प्रोजेक्ट को द माउंटेन टेमर्स के नाम से भी जाना जाता है। हिमांक परियोजना के तहत BRO वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ लद्दाख में सड़कों का निर्माण और बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रही है। इसमें खारदुंगला, तंगलांगला और चांगला दर्रे में विश्व की कुछ अत्यधिक ऊंची मोटर योग्य सड़कों का निर्माण हिमांक प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। अगला तथ्य है लद्दाख का राज्य पशु और राज्य पक्षी किसे घोषित किया गया है, आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, 31 अगस्त 2021 को हिम तेंदुआ लद्दाख का राज्य पशु और काली गर्दन वाला सारस इसको लद्दाख का राज्य पक्षी घोषित किया गया है। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर राज्य का राज्य पशु कश्मीरी हिरण या हंगुल है, राज्य पक्षी काली गर्दन वाला सारस था। हिम तेंदुए का वैज्ञानिक नाम पैंथिया ओंसिया है। काली गर्दन वाले सारस का वैज्ञानिक नाम ग्रस निग्रिकोलिस है। तो ये IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट में हिम तेंदुए को वल्नरेबल श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। तो याद रखिएगा, हिम तेंदुआ को लद्दाख का राज्य पशु और काली गर्दन वाले सारस को राज्य पक्षी घोषित किया गया है। और देखिए, हिम तेंदुआ और उसके आवास को संरक्षित करने के लिए भारत सरकार द्वारा 2009 में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड भी लॉन्च किया गया था। प्रतिवर्ष 23 अक्टूबर को विश्व हिम तेंदुआ दिवस के रूप में मनाया जाता है और काली गर्दन वाला सारस जो कि संकटापन्न श्रेणी में है, ये काली गर्दन वाली सारस लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों ई-रूपी भारत का एक नया डिजिटल साधन के बारे में। तो 2 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डिजिटल भुगतान साधन ई-रूपे को लॉन्च किया है और ये डिजिटल पेमेंट का ये समाधान है। ये एक नकद रहित और संपर्क रहित साधन है। देश में कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए ई-रूपी का विकास भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है और ई-रूपी के विकास में वित्तीय सेवाएं विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और ई-रूपी एक डिजिटल वाउचर है जो फ़ोन पर SMS या QR कोड के रूप में प्राप्त होता है और ये एक प्रीपेड वाउचर है। डिजिटल QR कोड या SMS के रूप में इस वाउचर के माध्यम से किसी सेवा प्रदाता को भुगतान किया जा सकता है और ये बिना जो है संपर्क रहित जो है भुगतान है और इसके प्रयोग के लिए किसी लाभार्थी का बैंक में खाता होना अनिवार्य नहीं है और ऐसी विशेषता है जो इसे अन्य डिजिटल माध्यमों से अलग करती है। ई-रूपी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए महत्वपूर्ण है और इसके द्वारा एक आसान 2 चरणों वाली प्रक्रिया के माध्यम से संपर्क रहित भुगतान सुनिश्चित होगा, जिसमें व्यक्तिगत जानकारी साझा करने की आवश्यकता नहीं है। जिन उपयोगकर्ताओं के पास स्मार्टफोन नहीं है वे भी ई-रूपी का प्रयोग कर सकते हैं। ई-रूपी दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तावित भविष्य की डिजिटल मुद्रा CBDC यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी से अलग है।
CBDC क्या है? तो ये भविष्य में जारी की जाने वाली एक डिजिटल मुद्रा है, जबकि ई-रूपी NPCI द्वारा जारी किया गया डिजिटल वाउचर है। एक दोस्तों आप देखिए, एक नया मंत्रालय गठित किया गया है, सहकारिता मंत्रालय। तो 6 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार द्वारा सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए एक अलग मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, 6 जुलाई 2021 को इसका गठन किया गया है। और इस नए मंत्रालय का कार्यभार कैबिनेट मंत्री अमित शाह को सौंपा गया है, जबकि BL वर्मा को सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री नियुक्त किया गया है। ये मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए और सहकारी समितियों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की प्रक्रियाओं को कारगर बनाने और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव यानी बहुराज्यीय सहकारी समितियों के गठन के लिए कार्य करेगा। और सहकारिता के महत्व को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2012 को सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष प्रतिवर्ष जुलाई माह के प्रथम शनिवार को मनाया जाता है। आइए देखते हैं लोक उद्यम विभाग के बारे में। तो देखिए, एक नया 6 जुलाई 2021 को एक अधिसूचना के माध्यम से लोक उद्यम विभाग को भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय से निकालकर वित्त मंत्रालय से जोड़ दिया गया है। अब वित्त मंत्रालय में 6 विभाग हो गए हैं। देखिए, आर्थिक कार्य विभाग, व्यय विभाग, राजस्व विभाग, निवेश और लोक संपत्ति विभाग, वित्तीय सेवाएं और लोक उद्यम विभाग। अब भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय भारी उद्योग मंत्रालय के रूप में परिवर्तित हो गया है। इसमें से लोक उद्यम हट गया है। अब आइए अगले जो महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण के बारे में जानते हैं दोस्तों। देखिए, 10 जून 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2019-20 जारी किया और उच्च शिक्षा विभाग द्वारा वार्षिक रूप से जारी AISHE श्रृंखला में ये उच्च शिक्षा की 10वीं रिपोर्ट है। और कुल नामांकन 2018-19 में उच्च शिक्षा में 3.74 करोड़ की तुलना में 2019-20 में 3.04% वृद्धि के साथ 3.85 करोड़ रहा है। कुल नामांकन में महिलाओं की संख्या 49% है और भारत में छात्रों के सबसे अधिक नामांकन के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु का स्थान है। तो याद रखिएगा, भारत में उच्च शिक्षा में सबसे अधिक नामांकन के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। इसके अलावा उच्च शिक्षा में संलग्न संस्थानों की कुल संख्या में भी उत्तर प्रदेश में कुल 8,985 संस्थान कार्यरत हैं। इसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक का स्थान है। और आप देख सकते हैं कि अखिल भारतीय स्तर पर 2019-20 में उच्च शिक्षा में छात्र शिक्षक अनुपात यानी जो छात्रों का और शिक्षकों का अनुपात है, ये 26 है। भारत में कॉलेजों की संख्या में शीर्ष 8 राज्यों में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, महाराष्ट्र दूसरे, कर्नाटक तीसरे, राजस्थान चौथे, आंध्र प्रदेश 5वें, तमिलनाडु 6वें, मध्य प्रदेश 7वें और गुजरात 8वें स्थान पर है। एक कार्यक्रम देखिए दोस्तों, CEO वाटर मैंडेट। देखिए, CEO वाटर मैंडेट ये सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाली एक अद्वितीय पहल है जो जल संबंधी वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए व्यापारिक नेतृत्वकर्ताओं को एक मंच पर लाती है। और इसकी स्थापना UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा 2007 में की गई थी। और देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासचिव और UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट की विशेष पहल का कार्यान्वयन पैसिफिक इंस्टीट्यूट कैलिफोर्निया अमेरिका द्वारा इसकी भागीदारी में किया जाता है। 4 जून 2021 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी NTPC लिमिटेड CEO वाटर मैंडेट का हस्ताक्षरकर्ता बन गई है। NTPC लिमिटेड कुशल जल प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने वाली प्रतिष्ठित कंपनियों की सूची में शामिल हो गई है। तो CEO वाटर मैंडेट, ये वाटर मैंडेट सार्वजनिक निजी भागीदारी वाली एक पहल है और भारत की NTPC लिमिटेड इसकी हस्ताक्षरकर्ता बन गई है। CEO वाटर मैंडेट पर हस्ताक्षर करने के उपरांत अब NTPC लिमिटेड विद्युत उत्पादन की अपनी मुख्य व्यावसायिक गतिविधि को अंजाम देने के साथ जल संरक्षण और उसके प्रबंधन के लिए रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल को अधिक बढ़ावा देगी।
जिससे जल संसाधनों का कम से कम नुकसान होगा। अगस्त 2021 में भारत की 2 अन्य कंपनी जैसे एक जल जो जयपुर राजस्थान की है, सृष्टि लाइफलाइंस जो कि बड़ोदरा गुजरात, ये भी CEO वाटर मैंडेट की हस्ताक्षरकर्ता बन गई हैं। तो NTPC 4 जून 2021 को बना था। अगस्त 2021 में एक जल जयपुर राजस्थान और सृष्टि लाइफलाइंस ये बड़ोदरा की CEO वाटर मैंडेट की हस्ताक्षरकर्ता बनी है। NTPC द्वारा ऊर्जा सघन लक्ष्यों की घोषणा की गई है। तो NTPC लिमिटेड भारत की ऊर्जा क्षेत्र के अंतर्गत ऐसी पहली ऊर्जा कंपनी बन गई है जिसने ऊर्जा पर संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय संवाद के रूप में अपने ऊर्जा सघन लक्ष्यों को घोषित किया है। NTPC वर्ष 2032 तक 60 गीगावाट तक की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया है और NTPC ने 2032 तक शुद्ध ऊर्जा तीव्रता में 10% की कटौती का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। एक नया प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो देखिए 12 जुलाई 2021 को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को गुजरात स्थित कच्छ के रन में एक सौर पार्क की स्थापना हेतु मंजूरी की और ये भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क होगा जिसकी क्षमता 4750 मेगावाट होगी। इस पार्क से व्यावसायिक स्तर पर ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन की योजना है। और दोस्तों 13 जुलाई 2021 को NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ देश की पहली हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और 21 अगस्त 2021 को NTPC ने विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश स्थित सिमहाद्री ताप विद्युत संयंत्र के जलाशय पर तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की है। सिमहाद्री में जो सौर ऊर्जा संयंत्र है इसकी क्षमता 25 मेगावाट है। इसके अलावा तेलंगाना के रामगुंडम में NTPC द्वारा 100 मेगावाट क्षमता के तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है। और देखिए दोस्तों, रामगुंडम परियोजना जो कि तेलंगाना में है, इसकी कुल संचालित उत्पादन क्षमता 80 मेगावाट तक पहुंच गई है। और NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड NTPC के 100% स्वामित्व वाली एक अनुषंगी इकाई है। तो भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क दोस्तों ये कच्छ के रन गुजरात में NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड द्वारा स्थापित किया जा रहा है। अब आइए एक सूचकांक के बारे में देखते हैं। तृतीय सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक और डैशबोर्ड 2020-21। तो आइए देख लेते हैं। 3 जून 2021 को तीसरा सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक और डैशबोर्ड 2020-21 को नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। इसको नीति आयोग द्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार, संयुक्त राष्ट्र भारत के नेतृत्व वाली एजेंसियों और प्रमुख केंद्रीय मंत्रालयों के सहयोग से डिजाइन किया गया है और ये SDG 2030 को प्राप्त करने के संबंध में उनकी प्रगतिशीलता की निगरानी करता है। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक का जो तीसरा संस्करण है ये 16 SDG में प्रदर्शन के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रैंक दी गई है। इसमें 2020-21 की रिपोर्ट को 115 संकेतकों के प्रयोग द्वारा निर्मित किया गया था जो 16 SDG के 70 उपलक्ष्यों को आच्छादित करती है। कुल 16 SDG लक्ष्यों के संदर्भ में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को 0 से 100 के पैमाने पर आंका जाता है और नई रिपोर्ट में भारत का संयुक्त स्कोर 66 है। 2019 में ये 60 था। 2020-21 में उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मिजोरम, पंजाब, हरियाणा, त्रिपुरा, दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख अग्रणी की श्रेणी में पहुंच गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण है तृतीय सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक में केरल 75 स्कोर के साथ पहले स्थान पर, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु दोनों 74 स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर संयुक्त रूप से रहे हैं। इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं केरल 75 स्कोर के साथ पहले स्थान पर, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु दूसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और उत्तराखंड, सिक्किम 8वें स्थान पर, महाराष्ट्र 9वें स्थान पर है। और इस रिपोर्ट में अंतिम 5 राज्यों में बिहार का सबसे खराब स्थान है 28वां, झारखंड 27वें, असम 26वें, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान और उत्तर प्रदेश 22वें स्थान पर संयुक्त रूप से और 19वें पर छत्तीसगढ़, नागालैंड और उड़ीसा हैं।
एसडीजी भारत सूचकांक 2020-21 के केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेशों में 79 स्कोर के साथ शीर्ष पर, दिल्ली, पुडुचेरी और लक्षद्वीप संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर, 5वें पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, 6वें पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख, 8वें पर दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव हैं। अब आइए देखते हैं लास्ट में ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के प्रयोग पर राष्ट्रीय मिशन। तो ये मई 2021 में केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के प्रयोग पर एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का निर्णय लिया गया और इसकी अवधि कितने वर्ष की? न्यूनतम 5 वर्ष की होगी। और राष्ट्रीय विद्युत ताप विद्युत संयंत्र में बायोमास प्रयोग का जो राष्ट्रीय मिशन है, इसमें तापीय ऊर्जा संयंत्रों से अधिक मात्रा में कार्बन रहित ऊर्जा उत्पादन के लिए बायोमास को फायरिंग के 5% के स्तर में वृद्धि करके उच्च स्तर तक ले जाया जाएगा। बायोमास पैलेट तथा कृषि अवशेषों की आपूर्ति श्रृंखला में बाधा को दूर किया जाएगा और बायोमास को फायरिंग के संदर्भ में नियामक मुद्दों पर विचार किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण है कि ये विद्युत मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक संचालन समिति, इसमें नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रतिनिधियों सहित सभी हितधारक शामिल होंगे। देखिए, बायोमास को फायरिंग क्या है? तो किसी बॉयलर के भीतर प्राकृतिक गैस और कोयले जैसे अन्य ईंधनों के साथ बायोमास पदार्थों के मिश्रण और दहन को बायोमास को फायरिंग कहते हैं। यूएनएफसीसी ने कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्रों से कार्बन उत्सर्जन को कम करने के संदर्भ में बायोमास को फायरिंग को एक कार्बन रहित प्रौद्योगिकी के रूप में मान्यता दी है। अब आइए लास्ट में देखते हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव इंडिया @75। तो भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर, याद रखिएगा 75th वर्षगांठ पर भारत सरकार द्वारा जो आयोजित कार्यक्रम है, इसको आज़ादी का अमृत महोत्सव नाम दिया गया है और इसमें पूरे देश में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा ये आयोजित किया जाना है। आज़ादी के अमृत महोत्सव भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला है और 75वीं वर्षगांठ 15 अगस्त 2022 के 75 सप्ताह पूर्व यानी 12 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात से आज़ादी का अमृत महोत्सव पहल लॉन्च किया गया था। तो 12 मार्च 2021 को साबरमती आश्रम अहमदाबाद से आज़ादी का अमृत महोत्सव लॉन्च किया गया था और ये पहल 15 अगस्त 2023 तक जारी रहेगी। आज़ादी के अमृत महोत्सव यानी आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में नीति और योजनाएं तैयार करने का कार्य केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय क्रियान्वयन समिति का गठन किया गया है और इस पे सुझाव और दिशा निर्देश देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में 259 सदस्यीय समिति गठित की गई है। आज़ादी का अमृत महोत्सव को मनाने में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय सहयोगी की भूमिका में है और इस महोत्सव का उद्देश्य जो है, आज़ादी से जुड़े हुए अनेक नाम जो इतिहास के पन्नों में दबे पड़े हैं, अनसंग हीरोज को सामने लाना और 1857 से 1947 के मध्य स्वतंत्रता संग्राम की जानकारी देशवासियों को, युवा पीढ़ी को देना और विश्व के सामने 75 वर्ष की उपलब्धियों का प्रदर्शन करना और अगले 25 वर्षों के लिए देश के संकल्प की एक रूपरेखा तैयार करना है। और भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उत्सव के लिए जो 5 स्तंभ निर्धारित किए गए हैं, उसमें स्वतंत्रता संग्राम, 75 वर्ष पर विचार, 75 वर्ष पर उपलब्धियां, 75 वर्ष पर कार्य और 75 वर्ष पर संकल्प को शामिल किया गया है। तो ये था आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर। इसका आयोजन दोस्तों 12 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात से किया गया और ये 15 अगस्त 2023 तक जारी रहेगा। एक कार्यक्रम देखते हैं, युवा प्रधानमंत्री योजना। तो 29 मई 2021 को उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 30 वर्ष से कम आयु के युवा और नवोदित लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स को लॉन्च किया गया
और ये योजना देख लीजिएगा, ये 30 वर्ष के कम आयु के युवा और नवोदित लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना लॉन्च किया गया है। और इस योजना में युवा का पूर्ण रूप यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल आथर्स है। और युवा योजना India@75 परियोजना यानी आज़ादी के अमृत महोत्सव का हिस्सा है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने घटनासार समसामयिक घटनासार जो है, समसामयिक घटना चक्र दृष्टि 2022 का जो अंक है, उसके तहत राष्ट्रीय समसामयिक वार्षिक घटनाओं के करंट अफेयर्स को कवर किया है। और राष्ट्रीय घटनाओं के करंट का ये जो पूरा सिस्टम है, साल भर की घटनाएं, जिसमें हमने जो है 1 जून से मई तक के सभी घटनाओं को शामिल किया है। उसमें परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण घटनाओं का जो राष्ट्रीय समसामयिकी का हिस्सा था वो पूरा हो गया है। इसके अलावा हम क्विक रिवीजन के लिए आपके लिए कुछ नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, ताकि आप आसानी से संपूर्ण करंट अफेयर्स को यानी नेशनल करंट अफेयर्स को कवर कर सकें। इसके बाद हम अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।